So, hello, good morning to all of you. It's a time to start our class, beta, and I'm going to show you the screen representation. एक अगर आपको क्लियरली पता दिख रही है स्क्रीन तो एक बार मुझे बता दीजिएगा दैट कि हाँ इसके अंदर हमें स्क्रीन रिप्रेजेंटेशन सही हो रही है. तो आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर क्लास. हाँ भाई बताइए, द स्क्रीन इज प्रेजेंटेबल टू यू और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. यस. ओके, गुड. सो बेटा, एज पर द लास्ट डिस्कशन हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 पढ़ने के अंदर हमने जो है यहाँ पे उसके अंदर बताया था कि किस तरह से ऑन मूविंग ऑक्सीजन टू पोलोनियम हाउ द एटॉमिक रेडियाई विल इंक्रीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, so those things will be shift. तो वो सारी चीज़ें हमने कर ली थी. लास्ट हमने जहाँ तक मुझे याद है हमने पढ़ा था टॉपिक की हाउ we will what is the oxidation number will be shown by the different element of this group. आज हम इसके आगे मैंने आपको बताया था एनोमलस बिहेवियर के लिए भी बता दिया था रीजन दैट व्हाई दे आर शोइंग द एनोमलस बिहेवियर. और लास्ट टॉपिक शायद था हमारा अबाउट क्या था, बताइए, आप बताइए. इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो सारे टॉपिक थे हमारे. ठीक है, तो अब जो है हम उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. आज जो टॉपिक आएगा वो आएगा सबसे पहले क्या हमारा अबाउट reactivity with hydrogen. Reactivity with hydrogen. Note it out और लिखेंगे all the element of this group, all the element of this group reacts with hydrogen to form their corresponding hydrides. ठीक है बेटा, ये सभी के सभी अपने corresponding hydrides बनाने का काम करते हैं. अगर हम बात करते हैं तो नाम आप लोगों के पास आ जाता है H2O वाटर, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SE हाइड्रोजन सेलेनाइड, H2TE हाइड्रोजन टेलोराइड एंड H2PO हाइड्रोजन पोलिनाइड. ठीक है, तो ये आपके एलिमेंट्स बनते हैं इनके अंदर सभी के सभी. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो H2O जो होता है बेटा वो आपका न्यूट्रल नेचर का होता है, न्यूट्रल होता है. बाकी जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं ये सभी के सभी बेटा आपके एसिडिक नेचर के होते हैं. ऑल आर एसिडिक इन नेचर. ठीक है, तो अब जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर टॉपिक पढ़ा था, जब उसके अंदर याद हो तो मैंने नाइट्रोजन हाइड्रोजन याद हो तो EHE इनके थ्रू भी हमने सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद होगा. EH3 टाइप कंपाउंड बताए थे ग्रुप 15 के अंदर. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास कुल मिला के क्या हो गया, H2E टाइप कंपाउंड बन गया. और H2E टाइप कंपाउंड बन गया है तो हम इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे कि इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है एंड हाउ इट विल बी वेरीड आउट. तो अगर आपको जैसे कि पता ही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कम है, उसके बाद में सल्फर है तो बड़ा आइटम है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, अगर सेलेनियम है तो बॉन्ड लेंथ और बढ़ जाएगी. तो एज सुन एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम H2O to H2PO, जैसे जैसे हम मूव करेंगे H2O to H2PO, बल्कि मैं कहूँगा आप H2PO को भी आप मत लीजिए. क्यों? पोलोनियम हमने बताया था ना कि ये एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है. तो क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो वी विल स्टडी ओनली अबाउट द H2O to H2TE कि हाउ द प्रॉपर्टी विल बी शिफ्ट इन द H2O to H2TE कि वहाँ पे प्रॉपर्टी किस तरह से आपकी चेंज होगी. तो हम सिर्फ उसके बारे में ही मेनली जो है वो पढ़ेंगे. तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा तो H2O to H2TE, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आप लिखेंगे क्या, बॉन्ड लेंथ. तो जैसा कि आपने नोटिस किया, सर, हाँ बोलो बेटा. स्क्रीन नहीं दिख रही. स्क्रीन किसी को नहीं दिख रही? No, sir. दिख रही है सर.
सर दिख रही है। हमें तो दिख रही है सर। एक मिनट एक्चुअली बेटा पता है क्या है, वो बीच में एक बार मैंने स्क्रीन शिफ्ट की थी ना, कि एक स्टूडेंट ऐड किया था, तो इस वजह से एक बार बीच में प्रॉब्लम आती है। वो आपकी दोबारा से आ जाएगी स्क्रीन, अगर किसी की एक दो बच्चों की गई है तो। तो बेटा मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्रॉपर्टी बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो ऑन मूविंग H2O to H2TE, जो बॉन्ड लेंथ होती है, आप लोगों को अभी अभी देखा है यहाँ पे कि इट इज़ इंक्रीजिंग। तो आप लिख सकते हो क्या, ऑन मूविंग H2O to H2TE, ये लिखना है आप लोगों को। ऑन मूविंग H2O to H2TE बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस रेगुलरली। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, रेगुलरली भी इंक्रीज होगी। नंबर 1 डन। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो एक प्रॉपर्टी नेक्स्ट जो आएगी वो आएगी आपकी क्या, बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी जो होगी क्या होगी बेटा, ऑन मूविंग H2O to H2TE बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती है बेटा। On moving H2O to H2TE bond energy will decrease. Okay. Now coming to the next one point, and that is HEH angle. HEH angle. Okay. तो HEH एंगल की बात करेंगे बेटा, तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ऑन मूविंग H2O to H2TE बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। बता सकते हो आप में से कोई कि ये क्यों डिक्रीज होगा, बताइए एनीवन ऑफ यू, कि वाई ऑन मूविंग H2O to H2TE बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज। So due to electronegativity. Electronegativity of central atom. बिल्कुल, ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की डिक्रीज होती है, तो इस वजह से जो होता है बेटा आप लोगों की प्रॉपर्टी वेरी करती है, चेंज करती है। तो इसके पीछे मैंने रीज़न भी दिया था वाई द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। तो उसके पीछे रीज़न आपका वही रहेगा क्या, कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कहूँगा बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। मैंने कहा था ये तो एक थियोरटिकल लैंग्वेज है, बाकी मैंने आपको याद हो तो एक केस बताया भी था। यहाँ पे आप कैसे मान लीजिए, ये O, ये हो गए दो ऑक्सीजन अटैच हाइड्रोजन, इसके पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, लोन पेयर्स प्रेजेंट है इस तरीके से। अगर हम बात करते हैं सल्फर वाले केस में, तो H2S के अंदर क्या होता है बेटा, ये बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, मैं कहता हूँ एंगल सेम है एक बार, तो वही चीज़ अगर बॉन्ड एंगल ज़्यादा दिख रहा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक तो बॉन्ड लेंथ छोटी है, तो इसमें एटम के बीच में डिस्टेंस कम है। तो अगर एटम के बीच में डिस्टेंस कम है तो इनके बीच में हम क्या कहते थे, हिंड्रेंस जो होती है वो क्या होती है आपकी, लो होती है, हाई होती है। हिंड्रेंस क्या होती है बेटा, हाई। जबकि यहाँ पे इन एटम्स के बीच में अगर हम बात करेंगे, तो इन एटम्स के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इनके बीच में हिंड्रेंस फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, लो होगा। तो हिंड्रेंस कम होगा, तो इस वजह से ये लोन पेयर रिपल्शन जो है इनका इफेक्ट पड़ेगा, और इनका इफेक्ट पड़ेगा तो ये जो बॉन्ड लेंथ जो एंगल था, ये एंगल इस तरह से डिक्रीज होकर यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये एंगल जो है यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, हम कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज राउट। तो ये फैक्टर आपका अफेक्ट करेगा, और इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। बाकी आप बोल देते हो क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और द सेंट्रल एटम डिक्रीजेस, वो भी आप बोल सकते हैं। अगला लिखिए कि प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं बात करता हूँ बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो ऑन मूविंग H2S to H2TE melting point and boiling point increases regularly.
बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, इंक्रीजेस रेगुलरली, इंक्रीजेस रेगुलरली। यहाँ पे मैंने एक वर्ड छोड़ दिया फिर से, जैसे ये क्वेश्चन का आंसर आपको सबको पता है कि H2O have highest melting and the boiling point in its whole period, in its whole group. H2O has highest melting and boiling point than the other hydrates of group 16. H2O have higher melting and boiling point than other member of group 16. The reason being due to the formation of interhydrogen bonding in the H2O molecule. तो यहाँ पे इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है। इस वजह से आप लोगों को बता देता हूँ कि H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ना, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर की जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है ना उसका कुछ इस तरह से, मैं कहता हूँ ये एक H2O मॉलिक्यूल हो गया आपका, एक और दूसरा H2O मॉलिक्यूल है, तो इस तरीके से एक और ले लिया हमने। तो यहाँ पे हर ऑक्सीजन जो होता है इंडिविजुअली चार ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे मैंने दो तो इसके खुद के बॉन्ड है, लेकिन फिर भी 4 बोले जाते हैं, बिकॉज हम हाइड्रोजन को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, इस तरीके से ये है खुद का, तो कौन सा वाला हाइड्रोजन है। तो इसलिए कुल मिला के चारों तरफ सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन आइटम अटैच हो जाते हैं। तो इस वजह से इसके अंदर क्या इतना होता है, 4 तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो इस वजह से हम इसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, कंपैरेटिवली हायर होता है देन द अदर मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप। क्लियर? तो यहाँ पे बेटा आपकी जो है ये प्रॉपर्टीज है जो आपको डिस्कस करनी थी, हमने करी है और आप लोग नोट कर लेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट जो होता है आपका आता है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो लिखिएगा बेटा, ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप reacts with oxygen, all the member of this group reacts with oxygen to form EO2 and EO3 type compound, to form EO2 and EO3 type compound। EO2 जैसे कि आपने पता ही है, सुना भी होगा नाम, SO2, SeO2, मैं कहता हूँ SO2 का नाम सुना होगा कम से कम, TeO2, तो ये इस तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, पोलोनियम का नाम कंपैरेटिवली कम यूज़ करना है हमें हर जगह पे, बिकॉज पोलोनियम की रिएक्टिविटी हमें मिलती ही नहीं जल्दी से, इस वजह से। और यहाँ पे सिमिलरली SO3, SeO3, TeO3, इस तरीके के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, इन विच दे आर शोइंग द +4 एंड द +6 ऑक्सीडेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू O2 एंड द EO3 ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे आप कंसीडर करते हो बेटा SeO2, या मैं कहता हूँ सल्फर के कंपाउंड जो भी ले रहे हो, तो सल्फर जो होता है अकेले उसके कंपाउंड होते हैं जो कि आपके गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, जबकि अगर आप बाकी कोई भी कंपाउंड लोगे इनमें से, वो सभी के सभी क्या होते हैं आपके, मैं कहूँगा आपके सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। ये मैं कहूँगा ये सभी के सभी किस फॉर्म में मिलने वाले, मुझे सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, जबकि आपके पास SO2 एंड द SO3 इज फाउंड इन द टर्म ऑफ गैसियस फेस। अगर आप कहेंगे सर ऑक्सीजन का नाम नहीं आया, तो बेटा ऑक्सीजन ऑलरेडी पहली बात तो EO2 EO3 में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप बात चाहेंगे तो OO2 मीन्स मिलके क्या हो गया, O3 की भी फॉर्मेशन होती है, तो ओजोन भी आपका बनता है। तो कुल मिला के EO2 टाइप कंपाउंड तो ऑक्सीजन भी बनाता है, नो डाउट O4 नहीं बनता, ये नहीं बनता, लेकिन O3 तो इसमें भी बनता है, तो इसके अंदर भी आप बता सकते हो कि ये भी बनते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनके
नेचर की, हाउ दे आर एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाउ दे आर एक्टिंग एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। तो अगर हम बात करते हैं मूविंग डाउन द ग्रुप ऑक्साइड्स की, मूविंग डाउन द ग्रुप ऑक्साइड्स reducing character, reducing character decreases। हाइड्राइड्स के केस के अंदर ये चीज बढ़ती है, जबकि अगर आप इनके अंदर जाओगे reducing प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये वैल्यू डिक्रीज होगी। तो reducing character decreases। while अगर हम इनके एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं बेटा, तो एसिडिक कैरेक्टर भी इनकी हाइड्राइड से उल्टा ही होता है। मूविंग डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर ऑल्सो डिक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर ऑल्सो डिक्रीजेस। ओके, बताइए मुझे SO2 स्ट्रॉन्गर एसिड है या SO3 स्ट्रॉन्गर एसिड है? विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड? SO3। SO3। वाई SO3? ओ सर, जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसमें H2SO4 बनेगा, उसमें H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में H2SO4 एग्जिस्ट करता है हाँ, अब आई एसिडिक। थिंक ये आंसर ज्यादा सुटेबल था ना बाद वाला, ठीक है। पहले वाला आंसर आपने दिया था कि ये H2SO4, बेटा वो तो आपको सबको पता है कि नो डाउट H2SO4 एक स्ट्रॉन्गर एसिड है ना, हाइड्रोलिसिस के बाद भी तो बनाओगे। लेकिन वैसे बिफोर दैट अगर हमें डायरेक्टली बताना है तो यू हैव टू बी डिस्कस इट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन नंबर, दैट SO3 के अंदर +6 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जबकि SO2 में +4 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और मैंने आप लोगों को बताया भी है, हायर बी द ऑक्सीडेशन नंबर, हायर बी द oxidation number, more be its acidic character, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बार बार याद कराता रहूँगा मैं, तो आप इसको बार बार नोट करते रहना अपने हिसाब से, क्योंकि ये चीज़ जो होती है भूलने की नहीं है आपकी। डन। अब नेक्स्ट पे आ रहा हूँ बेटा, यहाँ पे दैट इज रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। डन। तो यहाँ पे ऑक्साइड्स का नेचर हमें इतना ही करना था। अब हम चल रहे हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन टॉपिक, दैट इज रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। नोट इट आउट, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन की बात करते हैं तो लिखेंगे ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, all the members of this group reacts with halogen to form EX2 comma EX4 comma EX6 type compound। ठीक है बेटा, तो सभी मेंबर इसमें बनाते हैं EX2, EX4 एंड EX3 टाइप कंपाउंड, एक्सेप्ट, नोट कर लेना, एक्सेप्ट ऑक्सीजन ओनली फॉर्म्स EX2 टाइप कंपाउंड, EX2 टाइप कंपाउंड। और ये जो EX2 टाइप कंपाउंड भी जो बनाएगा विद फ्लोरीन ओनली, फ्लोरीन के साथ में बनाएगा, बाकियों के साथ में नहीं बनाता है क्लोरीन के साथ में भी बनाने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म चेंज हो जाती है। जैसे EX2 टाइप कंपाउंड में जनरली अगर आप कंसीडर करोगे जो भी केसेस को, तो उनके अंदर E जो होगा उन पे +2, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन नंबर अवेलेबल होगा। तो ये मैंने रीजन भी दिया था कल कि ग्रुप 16 एलिमेंट आपके +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन को ही शो करते हैं, ये +1, +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन नंबर को शो नहीं करते। अगेन कैन यू टेल मी व्हाई? बताइए भाई, ऐसा क्यों है? Absence of d orbital, बिल्कुल, ड्यू p orbital.
नहीं, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल नहीं है यहाँ पे, रीजन दूसरा है। बताइए, वो तो ऑक्सीजन के लिए रीजन था कि ऑक्सीजन जो होता है EX2 ही बनाता है अकेला। क्यों? बिकॉज उसके अंदर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, हाँ बोलो। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो इवन नंबर ही होगा ना। हाँ बिल्कुल, इवन नंबर ही इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद में। लेकिन ये चीज़ फ्लोरीन क्लोरीन के केस में अलग हो जाती है। अगर आप आगे अगले चैप्टर अगले ग्रुप में जाओगे, ग्रुप 17 के केस के अंदर, तो उसके अंदर जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा आपका, नियॉन 10 3s2 3p5। तो जब उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर ही आपके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर बाद में हम इलेक्ट्रॉन्स को जंप भी कराते हैं, तो वो भी कितने बनते हैं, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ही फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब यहाँ पे कितने अनपेयर्ड है, एक है, तो +1 तक दिखाएगा। ठीक है, अब इसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके चला गया इसके पास, तो उसके पास में 1 2 3 अनपेयर्ड हो जाएगी। अगर ये वाला जंप करके इधर आ गया तो उस केस में क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ से अगर ये जंप करके इधर आ गया तो उस केस में कितने हो जाएगी, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बेटा आप लोगों के ये भी मैटर करता है कि स्टार्टिंग में उसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोग बता सकते हो +4 +2 +4 +6, बिकॉज उसके पास क्या होते हैं, इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड होते हैं। सो वेन एवर जंपिंग द नेक्स्ट वन इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी अगेन बीन इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए ना। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल लिखवा दिया था, आई होप सो, कि वाई इट इज शोइंग द ओनली इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन है NCERT के हिसाब से, तो अपना नोट कर लेना इसके बारे में। ठीक है, अच्छा, तो अब हम आगे चल रहे हैं टॉपिक पे। तो अब यहाँ पे हमने बताया कि ये सभी EX2 EX4 एंड EX6 टाइप कंपाउंड बनाते हैं। ऑक्सीजन थोड़ा सा एक्सेप्शन में है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मैंने कहा सिर्फ फ्लोरीन के साथ में कंपाउंड बनाता है। तो उसके पीछे कारण क्या था बेटा, OF2 अगर बनता है तो OF2 में फ्लोरीन पे -1 ऑक्सीडेशन नंबर होती है, 2 फ्लोरीन है तो -2, तो इस ऑक्सीजन पे कितना आएगा, +2 ऑक्सीडेशन नंबर अराइज हो जाता है। जबकि अगर आपने मान लीजिए OCl2 बनाओगे, जो कि बनता तो है, नो डाउट कम स्टेबल है, लेकिन बनता है, तो उस केस के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और क्लोरीन के ऊपर +2 आता है, 2 क्लोरीन के ऊपर +2 है, तो 1 क्लोरीन के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन नंबर आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, बाकी किसी के भी साथ में ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर को शो नहीं करेगा। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो फ्लोराइड्स जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है देन द क्लोराइड्स, देन द ब्रोमाइड्स, देन द आयोडाइड्स। ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा कि ये जो होते हैं ज़्यादा किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर आपका बनाता है SF2, SF4 एंड SF6, सभी तरह के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। इनके एक बार नो डाउट आगे भी आएगा, लेकिन एक बार इनके स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। SF2 का स्ट्रक्चर होता है बेटा आपका, कुछ आपको बनाना है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सिंपली एक चीज का ध्यान रखना है कि यू हैव टू बी फॉलो द वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो आपको पता है कि सल्फर के पास कितने लोन इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 लोन इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 में से एक फ्लोरीन ये अटैच हो गया, दूसरा फ्लोरीन ये अटैच हो गया, इसके पास 2 लोन पेयर बच गए। ये नोट कर लेना, स्ट्रक्चर बाद में दोबारा आएगी, दोबारा से लिखेंगे, लेकिन अभी एक बार दोबारा से लिखने हैं, ये वाले भी लिखने हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होता है SF2 का, और इसको क्या नाम देते हैं, जल्दी बताओ, किस टाइप की ज्योमेट्री है? बोला करो बेटा, किस टाइप की ज्योमेट्री लिख रहा हूँ? बैंड शेप, बैंड शेप, एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी बताई हुई थी। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल देखने हैं, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल में यहाँ पे आप देख रहे हो 2 तो सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। तो आप लोगों को नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस में नंबर ऑफ लोन पेयर, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। SF4 की बात करते हैं,
तो SF4 के अंदर सल्फर, इसके बाद में आपका स्ट्रक्चर होता है इसका फ्लोरीन, फ्लोरीन, दिस वन फ्लोरीन, फ्लोरीन, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बेटा, एक लोन पेयर आ जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर में आपको फ्लोरीन ये दिख रहे हैं ना, जो आपको एक्सियल प्लेन पे, ये एक्सियल प्लेन के थोड़े से बेटा बेंड हो जाते हैं यहाँ पे। ये क्यों हो जाते हैं बेंड? ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, और ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है बोलो? सीसॉ टाइप स्ट्रक्चर। किस टाइप का स्ट्रक्चर है भाई? रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। S3D। बिल्कुल। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? 4 लोन पेयर 1। 1। वेरी गुड। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। SF6 एक एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन आप लोगों को जब मैंने असाइनमेंट भेजी थी उसके अंदर लिखा भी था दैट SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल। ये जो होता है एक्सेप्शनली, जो होता है हाईली स्टेबल होता है, एक्सेप्शनली स्टेबल होता है। तो ये एक्सेप्शनली स्टेबल का रीजन क्या होता है? एक्चुअली SF6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसका रेगुलर ऑक्टाहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बेटा? रेगुलर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो जब इसका रेगुलर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है दिस वन, तो जैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा, तो सभी के अंदर इक्वेटोरियल प्लेन में सारी जगह पे 90 डिग्री के एंगल होंगे, एक्सियल पोजीशन पे सभी जगह पे 90 डिग्री के एंगल होंगे। तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल बनेगा, और ये इसलिए बन पा रहा है क्योंकि ये फ्लोरीन जो होते हैं ये क्या होते हैं? स्मॉल साइज के आइटम है। अदरवाइज 6 फ्लोरीन एक जगह पे इकट्ठे होना काफ़ी टिपिकल हो जाता है, उनमें हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होगी, बट स्मॉल साइज आइटम है इसलिए ये एक्सेप्शनली, रीजन मैं कहूँगा कि ये स्टेबल होता है। तो नोट कर लेना, SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल इवन आफ्टर द स्टेरिक रीजन ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, सो दैट्स वाई। और यहाँ पे कौन सा ज्योमेट्री ये मैंने बताई अभी? ऑक्टाहेड्रल। octahedral। बिल्कुल। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका नाम होता है स्क्वायर बाई पिरामिडल। वेरी गुड, स्क्वायर। और एक ऊपर की तरफ पिरामिड है, एक नीचे की तरफ पिरामिड है, तो उसकी बाय पिरामिडल। ठीक है बेटा। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 d2। D2। बिल्कुल, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन विल बी देयर। डन। तो ये चीज थी। अब इसके अंदर आगे लिख लेना कि यहाँ पे जो लिखेंगे, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, the member of this group also shows the member of this group also shows the monohalides formation, but due to instability they get dimerized। जैसे अगर आप बात करते हो SF, तो SF अकेला भी बन सकता है लेकिन ये अनस्टेबल होता है, तो ये आपका S2F2 की फॉर्म में मिलेगा। सिमिलरली S2Cl2, S2Br2, ठीक है, इस तरीके के कंपाउंड्स बनते हैं। सिमिलरली सेलेनियम है तो वो सेलेनियम भी बनाता है Sc2Cl2 कंपाउंड। तो इनके अंदर आप क्या नोटिस कर रहे हो कि क्लोरीन है, इस पे -1 ऑक्सीडेशन नंबर है, 2 है तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इधर -2 हो जाएगा। 2 सल्फर पे -2 तो एक पे -1 हो जाएगा। इवन अगर आप यहाँ पे सल्फर पे देख रहे हो तो +1 भी बन रहा है, मीन्स कंपाउंड इनके +1 के भी बनते हैं, +3 के भी बनते हैं, लेकिन वो कंपैरेटिवली अनस्टेबल होते हैं, इस वजह से वो डायमराइज होकर अपने आप में स्टेबिलिटी दिखाते हैं। जैसे कि मैं कहूँगा कि ये सल्फर है, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैं कहूँगा एक फ्लोरीन या क्लोरीन अटैच कर दिया मैंने इधर, तो बेटा क्लोरीन अटैच कर दिया तो ये बन तो रहा है लेकिन अनस्टेबल है। क्लोरीन को तो स्टेबिलिटी मिल गई, इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी 7 है। तो इसके लिए ये क्या करेगा? एक और सल्फर से कनेक्ट करेगा जो कि इसी तरह से क्लोरीन से जुड़ा हुआ है।
तो आपस में इनके बीच में क्या हो गया, डायमराइजेशन होगी, और डायमराइजेशन के बेसिस पे ये अपने आप में स्टेबलाइज हो रहे हैं। अगर ये आपको डायमराइज ना हो तो उस केस में ये भी आपके क्या हो गए, अनस्टेबल हो गए। तो इस वजह से अपने आप को डायमराइज करते हैं। इट इज जस्ट लाइक सेम ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इज अकर इन द HCl। तो ये क्या हो रहा है, आपके आपस में डायमराइज होकर अपनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। आगे लिखेंगे, these dimeric dihalides undergoes disproportion reaction. These dimeric halides undergoes disproportion reaction. और रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे बेटा, Sc2Cl2। ये मैं आपको सिर्फ वो रिएक्शन लिखवा रहा हूँ जो आपकी NCERT में अवेलेबल है। तो Sc2Cl2 है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी हीट करोगे तो हीट करने पे ये किस में टूट जाएगा तुरंत, SeCl4। ये आपका टूट जाएगा किसके अंदर, SeCl4 प्लस Se के अंदर, SeCl4 प्लस Se। तो यहाँ पे आपने देखा, नोटिस किया कि सेलेनियम है, यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर पे था, +1 ऑक्सीडेशन नंबर पे था। तो उससे ये किस में चला गया आपका, ये चला गया आपका +4 में एंड 0 ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर चला गया। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने आपको जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर दिया था। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है एज पर द NCERT। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, H2S is less acidic, H2S is less acidic, H2S is less acidic than H2TE। बताइए क्या रीजन होगा बेटा। Decrease in bond dissociation enthalpy. बिल्कुल, डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्योंकि अगर आप H2S से H2TE की तरफ जाओगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंड लेंथ जो होगी वो क्या होगी बेटा, आपकी बढ़ेगी। तो ये बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो जल्दी ब्रेक करेगा, और बॉन्ड अगर जल्दी ब्रेक करेगा तो उसके बेसिस पे क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर इसका एसिडिक एक्टर लार्जर होगा। ठीक है बेटा, तो ये उसके बेसिस पे आपका रहेगा। ये जो एक बार बेटा आप अपनी आवाज़ बंद कर लो, यादव गेमिंग के नाम से कोई ज्वाइन किया हुआ है, सभी डिस्टर्ब हो रहे हैं इसके अंदर। हाँ, नाउ गुड, ओके। तो एक क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट है, लिस्ट द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सल्फर। बताइए कौन बताएगा, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सल्फर। Sir, sulfate and sulfides or बिल्कुल, सल्फेट एंड द सल्फाइड ओर्स। तो हमने बताया भी था। तो ये जो भी होती है सभी की सभी क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सल्फर रहेगी आपकी। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो थर्मल स्टेबिलिटी कैसे करनी है आपको। तो ये जो आपने देखा है ना बेटा, आपको बॉन्ड लेंथ दिख रही है, तो बॉन्ड लेंथ जिसकी ज़्यादा होगी वो थर्मली क्या होगा, कम स्टेबल होगा। क्यों, उसकी बॉन्ड एनर्जी जल्दी टूट जाएगी। थर्मल देखो दो चीज़ होती है, एक होती है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि इसको किसको हीट करने पे वो थर्मली अपने बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता। ठीक है, तो जो जल्दी से बॉन्ड को ब्रेक कर दे उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, जो जल्दी से बॉन्ड को ब्रेक ना करे वो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी आप उसके बेसिस पे बताएगी। दूसरी बात, थर्मल स्टेबिलिटी जो बता रहे हो आप लोग, इसके अंदर ये जो भी था, इसके अंदर कई बार आपसे पूछ लिया जाता है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, क्रिस्टल्स के लिए पूछ लिया जाता है। तो क्रिस्टल्स के लिए जैसे NaCl या कोई भी है, तो उसके लिए भी बात करते हैं। तो उसके अंदर आप कंपेयर करोगे उनकी लेटेस्ट एंथैल्पी को, उसमें बॉन्ड एनर्जी नहीं होती। आयनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर आप उनकी थर्मल स्टेबिलिटी में उनकी लेटेस्ट एंथैल्पी देखोगे कि वो बॉन्ड ब्रेक करके आयनाइज कितनी जल्दी हो रहा है और नहीं हो रहा है। तो आयनिक मॉलिक्यूल में आप यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की टर्म में देख सकते हो, और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की टर्म में देखोगे। और जब कभी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल लोगे तो वहाँ पे आप लोग उसके बॉन्ड के बेसिस पे देखोगे कि उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, किसकी कम है किसकी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप लोग लिखेंगे, ये आप लोगों ने लिख लिया था, वाई इज H2O इज लिक्विड वाइल द H2S इज गैस। बताइए क्या रीजन है। H2O लिक्विड है, बाकी गैस होती है, रीजन। इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
बिल्कुल, ड्यू टू इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द वाटर मॉलिक्यूल। जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या हो जाएगा, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो उसके बेसिस पे क्या होता है बेटा आप लोगों के यहाँ पे उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लिक्विड, जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, जबकि दूसरा जो होता है आपको गैसेस फॉर्म में मिलती है। बिल्कुल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन टॉपिक। अब यहाँ पे बेटा आपकी जो फिजिकल और द केमिकल प्रॉपर्टीज थी ग्रुप के एलिमेंट्स की, वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। वी हैव टू बी डिस्कस द नेक्स्ट वन टॉपिक, और नेक्स्ट वन टॉपिक इज डाइहाइड्रोजन। टॉपिक इज डाइऑक्सीजन। हेडिंग डाल लीजिए डाइऑक्सीजन। अब इंडिविजुअली जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था इसी तरह से अब इस चैप्टर में पढ़ना है। तो डाइऑक्सीजन में आपका नाम आ जाता है O2 का, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हाउ इट प्रॉपर्टी विल बी वेरीड आउट। ठीक है, तो सबसे पहले कहीं पे भी आपको पता है O2 जो है आपको एटमॉस्फेयर में मिलता है, 21% बाय वॉल्यूम ऑफ द एयर इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की, दैट हाउ कैन वी प्रिपेयर द डाइऑक्सीजन, तो प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन कैन बी occur by the following ways। अगेन आप में से किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है बेटा, आप में से किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिए। डन। तो प्रिपरेशन की बात करता हूं, तो बेटा इसकी प्रिपरेशन करने के लिए नंबर वन आएगा, नंबर वन कि इन लेबोरेटरी, कि लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करना है तो कैसे बनाओगे इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी मेथड के अंदर आप लिखेंगे क्या, फर्स्ट इज बाय थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ, लिख लीजिए बाय थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स एंड परमैंगनेट्स, ठीक है, तो क्लोरेट्स का एक एग्जांपल दे रखा है KClO3। तो बेटा आपका KClO3 जो है, जब आप इसको हीट करोगे इट विल डिसोसिएट इनटू द KCl प्लस O2। किसमें टूट जाएगा, KCl में, और O2 के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। यहाँ पे KClO3 की एक रिएक्शन और भी है। अगर आप KClO3 को पहले हीट करते हो लो टेम्परेचर पे, तो ये बना लेता है KClO4 प्लस में KCl। ये फॉर्मेशन भी होती है एक्चुअली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा, वो नेसेंट ऑक्सीजन जो रिलीज होगा वो KClO3 से ही कंबाइन करके KClO4 की फॉर्मेशन करता है। तो एक वो रिएक्शन भी अगर होती है, दैट द KClO3 को अगर आप हीट कर रहे हो तो वो क्या आता है KClO4 प्लस में KCl। लेकिन अगर आप थर्मली जेंटली उसको थोड़ा सा ज़्यादा हीट करोगे तो उस केस के अंदर यहाँ पे ये रिएक्शन में KClO4 जो बनेगा ना, ये फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा KCl में और O2 के अंदर। तो ये रिएक्शन आपकी अकर होती है। अगर हम बात करते हैं नाइट्रेट्स की, तो फॉर एग्जांपल KNO3 है, तो KNO3 को अगर आप हीट करोगे तो उस केस में वो क्या बना लेगा बेटा, KNO2 नाइट्राइट्स बना लेगा, प्लस में ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करता है। तो आप इस तरह से भी जो है रिएक्शन करवा सकते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरेट्स के थ्रू, नाइट्रेट्स के थ्रू, परमैंगनेट्स भी ले सकते हो। तो उनसे भी जो होता है आपकी यहाँ पे मैं कहूँगा कि ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट इज बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ low reactive metal oxide, ठीक है, बाकियों के साथ में नहीं बनाना, जैसी मेटल ऑक्साइड जो कम रिएक्टिव है सिर्फ उनके लिए। तो यहाँ पे बेटा आपके पास है जैसे सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, when you will heat it will gives you silver plus oxygen. Mercuric oxide, when being heated, it will give you mercury plus oxygen.
आपको पता है लेड भी एक कम रिएक्टिव है, तो लेड ऑक्साइड है PbO2, व्हेन बीन हीटेड इट विल फॉर्म PbO प्लस O2 एंड सो ऑन। आपके पास और कोई भी है SnO2 है या कोई भी है, तो वो भी सब में किसी में टूट जाएगी अपने सिंपलर ऑक्साइड्स के अंदर। अगर कम रिएक्टिव है तो बिल्कुल अपने क्या हो जाएगी सिंपल मेटल की टर्म में, लेकिन थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी बन रही है ऑक्साइड के हाथ में तो अपने पर्टिकुलर ऑक्साइड्स में मोर स्टेबल ऑक्साइड्स के अंदर एंड ऑक्सीजन के अंदर Pb3O4 है तो वो डिसोसिएट हो जाएगा इनटू द PbO अगेन एंड द O2 के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपकी आकर होती है दिस वन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स। ओके डन। तो नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड, जो होता है हमारा जो मेन सोर्स है अगर हम बात करते हैं तो वो क्या आएगा आपका बाय। वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर इट इन द लेबोरेटरी बाय इलेक्ट्रोलाइसिस of water. So when the water is electrolyzed, it will gives you, when water is electrolyzed, it will give you H2 will give you क्या देगा आपको H2 प्लस में O2. Done. And you can also get it from the super oxides, peroxides. जो peroxide होते हैं जैसे H2O2 है, तो H2O2 किस में टूट जाता है H2 में प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर टूट जाता है। तो नो डाउट नेसेंट ऑक्सीजन को कुछ नहीं मिलेगा तो वो जुड़ के O2 ही बनाएगा, तो आपकी वो रिएक्शन भी आपकी अकर होती है। ठीक है। अगर आपके पास बेटा सुपर ऑक्साइड्स की बात करता हूँ तो याद करो एक बार मैंने आपको बताया भी था कि माउंटेनियर्स जो होते हैं वो अपने साथ में जाते हैं लेके, तो वो अपने यहाँ पे मैं कहूँगा सुपर ऑक्साइड्स के लिए लेके जाते हैं। तो मैंने कहा KO2 ले लिया तो KO2 जो होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा किसके अंदर K2O में प्लस में ऑक्सीजन के अंदर। तो इस तरह से आपके डिसोसिएशन इनकी भी अकर होती है और वहाँ पे भी सबके क्या होता है आपके ऑक्सीजन की ही फॉर्मेशन होती है। क्लियर। तो यहाँ पे ये सारी चीजें थी। और बेटा Cl इसके बाद में O2 की फॉर्मेशन का एक लास्ट मेथड और लिख लेना, एंड दैट इज commercially on large scale it is obtained from air by fractional distillation of air. Commercially on large scale it is obtained by the fractional distillation of air. तो यहाँ तक के लिए आप अभी के लिए बेटा नोट करेंगे। आई होप सो कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बताइए कोई डाउट है, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो यू कैन आस्क।